मैंने आप लोगों से जो है लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे कुछ पुराने ट्रेंड के क्वेश्चन। ठीक है, ये पुराना ट्रेंड हुआ करता था कि जिसमें ये हीट एनर्जी गेन्ड बाय दिस इक्वल टू हीट एनर्जी लॉस्ट बाय दिस, और फिर पूरी कहानी आपने एमसी डेल्टा थीटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो भी होगी वो सब कर कर आके आपने इक्वेट करके फिर एक सेटलिंग टेम्परेचर निकालना होता था। ठीक है, या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा सकती है। ये थोड़े पुराने स्टाइल के, मतलब ये पुराने पास्ट पेपर्स में ज्यादा थे ये सवाल। अब जो पास्ट पेपर्स में ज्यादा है सवाल रिगार्डिंग टेम्परेचर एंड प्योर थर्मोडायनेमिक्स, वो ऐसे हैं। ठीक है, और बड़े मजे के हैं, डिफरेंट से हैं, और एक मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज है जो आनी चाहिए बच्चों को। अच्छा, स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ लिक्विड यूजिंग द apparatus इन इलस्ट्रेशन फिगर 3.1। ठीक है, ये अपैरेटस है और इसको इस्तेमाल करके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालेगा एक लिक्विड की। ठीक है जी। अच्छा, क्या बोल रहे हैं, लिक्विड इन डालते हैं, ये 19.5 डिग्रीज पे एक हीटिंग कॉइल में से लिक्विड हीट करता हुआ कहां से निकलता है, यहां से निकलता है 25.5 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है जी। तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ निकलता है, यानी पानी ये जो भी चीज है गर्म हो रही है इसमें। ठीक है जी। लिक्विड एंटर्स द ट्यूब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 19.5 डिग्री सेल्सियस एंड लीव्स द ट्यूब एट अ टेम्परेचर ऑफ 25.5 डिग्री सेल्सियस। द मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब पर यूनिट टाइम इज m। इलेक्ट्रिकल पावर p डिसिपेटेड इन इज डिसिपेटेड इन द हीटिंग कॉइल। ठीक है जी। तो आपको बोला हुआ पावर, ये बताई हुई है पावर पी डिसिपेट होती है जिसकी वैल्यूज दी हुई है। दो एम की वैल्यूज जो ग्राम पर सेकंड में है, यानी ये इन्होंने मास फ्लो रेट दिया आपको, यानी ग्राम पर सेकंड, हाउ मेनी ग्राम्स आर फ्लोइंग पर सेकंड। ठीक है, सिर्फ ग्राम्स नहीं है एम, इट इज मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, और इन्होंने आपको दो वैल्यूज दी हैं, पावर की भी और एक एम और उसकी भी दी है। अच्छा, इसमें होता क्या है, ये वाले सवाल कैसे होते हैं कैसे नहीं होता, थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, आपको पता है कि Q इक्वल्स टू MC डेल्टा थीटा। ठीक है, अक्सर बेशतर ये सवाल आते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वो निकाल दो या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल दो। ठीक है जी, सवाल ऐसे ही आते हैं। लेट्स जो है वो लॉक द मीटिंग। ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, तो ये जिसमें जो होगा, इसमें हमारा जो तरीका होगा वो ये होगा कि हम ये देखेंगे कि हमें हीट एनर्जी कितनी सप्लाई कर रहे हैं, मास हमें पता होगा, डेल्टा थीटा हमें पता होगा, तो हम इससे जरा ये सी निकाल लेंगे। ठीक है, बेसिकली अप्रोच तो ये होगी किसी भी चीज की, क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालने का, या अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वगैरह लेटेंट वेपराइजेशन भी आ गई, उसके भी सवाल आ गए, वो भी हम देख लेंगे। लेकिन वी वांट टू जस्ट नो कि हम कितनी हीट डाल रहे हैं सिस्टम में, और फिर उसका मास पता चल जाए, उसका डेल्टा थीटा पता चल जाए, तो ये चीज पता जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है। अच्छा, नाउ मसला क्या होता है, यू ऑल नो कि हर चीज में जो है, मतलब अब ऑब्वियसली खाना गर्म कर रहे हो तो ये तो नहीं होता ना कि सारी की सारी गर्माई खाने में ही जा रही है, नहीं, हवा में भी जा रही होती है, वैसे भी चूल्हा भी गर्म होना शुरू हो जाता है। तो बाकी जगहों भी ये हीट जो आपको लग रहा होता है कि मैं दे रहा हूं, वो असल में आप दे नहीं रहे होते, उसमें से अच्छी खासी जो है वो जाया हो रही होती है। ठीक है, तो देर इज ऑलवेज 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 लॉस ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, तो ये जो सवाल होंगे ये थोड़े इस पे जो है वो बेस्ड होंगे कि कैसे आप जो है वो किसी भी चीज का रिलायबली निकाल सकते हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वाइब्रेशन, वट एवर, एज वेल एज फॉर अकाउंटिंग फॉर हीट लॉसेस। ठीक है, और उसका जो तरीका है, जो आप हीट लॉसेस जो अकाउंट करते हो, उसका बेस्ट तरीका ये है कि ओ लेवल्स में तो आपने या ए केमिस्ट्री में देखा होगा, आप हमेशा जो है वो एक ही वैल्यू से किया कर रहे थे जो भी। इसमें हम क्या करते हैं, वी टेक टू वैल्यूज। ठीक है, टू वैल्यूज लेंगे या थ्री वैल्यूज लेंगे, लेकिन टू से काम चल जाता है। ठीक है, सो दो वैल्यूज दिया करते हैं। तो अभी आपसे पूछा हुआ, सजेस्ट व्हाई द स्टूडेंट ऑब्टेन्स टू डेटा फॉर टू वैल्यूज एम रादर देन वन वैल्यू। हालांकि वन से निकल आता, लेकिन वन से हीट लॉसेस क्या निकलता। तो ये दो आपने इसलिए लिए हैं ताकि यू कैन अकाउंट फॉर हीट लॉसेस, और मैं थोड़ी देर में अभी क्वेश्चन करूंगा तो मैं बताऊंगा आपको कैसे हीट लॉस के अकाउंट हो रहा है। ठीक है, सो दैट द स्टूडेंट कैन अकाउंट फॉर हीट लॉसेस, अकाउंट फॉर हीट लॉसेस। हमारे कल क्लास ही नहीं हुई थी, कितनी दफा बताओ। सो दैट द स्टूडेंट कैन अकाउंट फॉर हीट लॉसेस, जो तुमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वही है। ठीक है, उसके बाद से ही कंटिन्यू कर रहे हैं, हमने और कुछ नहीं पढ़ा उसके आगे, टेंशन नहीं लो। अच्छा, नाउ अब आपसे बोल रहे हैं कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड, शो योर वर्किंग। ठीक है, अब ये 3 या 4 मार्क्स का जो है ये सवाल आता है, अक्सर बेशतर 3 मार्क्स से आया होता है, लेकिन ये 3 मार्क्स हैं आपके पेपर के जो सबसे मुश्किल होंगे, या जब सबसे ज्यादा ख्वारी के 3 मार्क्स होंगे। ठीक है जी। तो अक्सर बच्चे जो है वो इस पे उनको बहुत ख्वारी लगेगी फॉर द अमाउंट ऑफ मार्क्स दैट गिवन ओवर हियर, लेकिन हमें सब करना पड़ेगा। अच्छा,
सो बेसिकली देखो इसमें मसला क्या होता है, इसमें आप ये भी कर सकते हैं, आप सिर्फ एक डेटा वैल्यू उठाते हैं और उससे लिख देते, उससे आंसर कर देते तो आ जाता, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज उससे हीट लॉस आता तो आंसर गलत आता, उसमें से सिर्फ एक मार्क मिलता, ठीक है। सो यू नीड टू बी डूइंग कैलकुलेशंस विद बोथ ऑफ द वैल्यूज, और वो मैं समझाता हूँ कि हम वो कैसे करने वाले। अच्छा ना, इधर देखोगे तो हमें तो इस्तेमाल करना यही है कि Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा थीटा, ठीक है। अच्छा अब नाउ प्रॉब्लम ये है कि जब हम ये बात कर रहे हैं हमें ऑलरेडी पता है कि कोई ना कोई हीट लॉसेस भी हैं, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं वो जो आपके जो ऑब्जेक्ट है उस वो एब्जॉर्ब करता है ये सारी हीट एनर्जी, लेकिन उसमें से अक्सर व बेशतर या कुछ हद तक आपके हीट लॉसेस भी हैं, ठीक है। तो हमने एक प्लस एच क्या डाल दिया, ये प्लस एच क्या है, ये हम बोल रहे हैं ये हीट लॉस है, ठीक है। अच्छा ये हम बोल रहे हैं ये हीट लॉस। अच्छा ना, अब एक डेटा वैल्यू को जरा देख लेते हैं वो कैसे डालेंगे हम इसमें। सो हमारे पास मास दिया हुआ है ग्राम पर सेकंड में, एम दिया हुआ है ग्राम पर सेकंड में, यानी दिस इज ग्राम पर सेकंड, और पावर दी हुई है, एनर्जी नहीं दी हुई, दिस इज द पावर गिवन टू यू। अच्छा सो पावर आपकी क्या है, मैं इधर लिख रहा हूं ताकि मैं बार बार दूंगा जाऊं, 33.3 है, और एम क्या था 1.11 ग्राम पर सेकंड। अच्छा नाउ m क्या है 1.11 ग्राम पर सेकेंड। अच्छा नाउ सबसे पहले तो इस पावर को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको हीट एनर्जी में तब्दील करना पड़ेगा, राइट। सो पावर क्या हुआ करती थी, पावर हुआ करती थी रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, ठीक है, dw बाई dt। अगर आपको ये dw चाहिए यानी आपको एनर्जी चाहिए है तो वो कैसे आएगी, एनर्जी आती है या q इन दिस केस, हीट एनर्जी इन दिस केस विल कम थ्रू पावर इनटू डेल्टा टाइम, ठीक है। अच्छा पावर इनटू डेल्टा टाइम से आपकी हीट एनर्जी आ जाएगी। अच्छा तो ये बड़ा जो है वो इंपॉर्टेंट हमारे पास केस सिनेरियो हो गया, बड़ा अच्छा हो गया हमारे लिए। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूं, इतनी बात तो मैंने समझा दी है, तो मैं जरा जो हूं वो इधर ही वर्किंग करता हूं। क्यू को मैं लिख रहा हूं क्या चीज लिख रहा हूं, मैं पावर इंटू डेल्टा टी लिख रहा हूं, ठीक है, पावर इंटू डेल्टा टी, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद ये आ गया एम सी डेल्टा थीटा और प्लस एच, तो पावर इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू एमसी डेल्टा थीटा प्लस एच। नाउ मैं क्या करूंगा, मैं इस डेल्टा टी को उस साइड पे डिवाइड कर रहा हूं, और वो क्यों करूंगा वो भी आप लोगों को भी थोड़ी देर में समझा जाएगा, वो इसलिए समझा जाएगा क्योंकि एम अपॉन डेल्टा टी सी एंड देन डेल्टा थीटा एंड देन एच अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो ये करने से बड़ा फायदा हो गया क्योंकि हमें क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था मास फ्लो रेट, तो सबसे पहले तो जो मास डालने वाले थे वो तो हमने टाइम से डिवाइड करके ही डालना था, ठीक है। तो ये वो टाइम कहां से इंट्रोड्यूस किया, मैंने क्यू को जरा पावर इंटू डेल्टा टी से खोल के और मैंने डेल्टा टी उधर डिवाइड कर दिया ताकि ये एम अपॉन डेल्टा टी बन जाए, जो मुझे चाहिए था, जो मैं इधर डालूंगा। और बाकी बात ये हो गई कि हीट लॉस है, ठीक है। अब हीट लॉस में चाहे पावर की टर्म्स में लूं या मैं एनर्जी की टर्म्स में लूं, हीट लॉस वही आएगी, ठीक है। पावर और एनर्जी दोनों स्केलर क्वांटिटी है, बस उसमें बस टाइम का फर्क होता है, ठीक है। तो इधर मैं टाइम से डिवाइड करूं या ना करूं, ठीक है, अगर मैं सेम अप्रोच लेके चल रहा हूं तो हीट लॉस आएगी कांस्टेंट मेरे लिए, ठीक है। सो ये हमारी वर्किंग थी, अब तक की हमने बना लिया फॉर्मूला, पावर इक्वल्स टू एम अपॉन डेल्टा टी सी डेल्टा थीटा प्लस एच अपॉन डेल्टा टी, ये हमारे पास आ गया। अब जो है वो जरा वर्किंग करना शुरू करते हैं। पहली पावर आपको दी हुई है, आपको दी हुई है 33.3 इक्वल्स टू एम अपॉन डेल्टा टी क्या था 1.11 ग्राम पर सेकेंड, सो ये ग्राम को जरा कन्वर्ट कर लेंगे। सी हमें मालूम करना है, और डेल्टा थीटा क्या था आपका, डेल्टा थीटा था 25.5, 19.5 से 25.5 जा रहे हो, कोई बताएगा 25.5 माइनस 19.5 6 आ रहा है सर, थर्ड स्टेप कैसे हुआ, पहले बताओ 25.5 19.5 में से माइनस करो, 6 आ रहा है ना, मेरे पास अभी कैलकुलेटर रखा हुआ, 6 आना चाहिए, इट शुड कम आउट टू बी 6, तो ये 6 है। अच्छा एमन ये वाला स्टेप, ये वाला पूछ रही हो, यस। अच्छा बेसिकली देखो एमन, देखो क्यू, इधर तो हीट एनर्जी जाती है, ठीक है। अब मसला क्या है, तुम्हें सबसे पहले तो ये पावर दी हुई है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने हीट एनर्जी को जरा हटा के इसको पावर की टर्म में एक्सप्रेस करना शुरू की, करने की कोशिश करी, तो मुझे पहला पावर इंटू डेल्टा टी होगा ये क्यू, ठीक है। अच्छा ना अब देखो मुझे तो पावर डालनी है इधर, मुझे डेल्टा टी नहीं पता, तो मैंने क्या किया, मैंने इस डेल्टा टी को जरा उधर डिवाइड कर दिया। उधर डिवाइड क्यों किया, वो इसलिए किया क्योंकि देखो मुझे एम क्या दिया हुआ है, मुझे एम दिया हुआ है ग्राम पर सेकेंड में, यानी मास पर सेकेंड है ये, ठीक है जी, दिस इज मास पर टाइम, मास अपॉन टाइम, तो मास अपॉन टाइम मुझे बनाना था इसको, इसलिए मैंने डेल्टा टी उधर डिवाइड किया। बाकी ये ऑब्वियसली प्लस अपॉन एच अपॉन डेल्टा टी भी हो गया, राइट। सो बस ये इतनी कहानी हुई है।
साहिर सिंह लेट हिम इन, ओके चलो आने देते हैं अंदर। साहिर को बोलो आ जाए जल्दी से, 2 मिनट में नहीं आया तो मैं उसको नहीं घुसने दूंगा। एच ओवर डेल्टा टी क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ ना मेरा बच्चा, देखो क्या मतलब इसको समझाऊं। दिस इज 2x विल इक्वल्स टू 3 प्लस 5x फॉर एग्जाम्पल, या 5y। तो अब जब तुम उधर 2 को डिवाइड करोगी तो 3/2 भी करना पड़ेगा, लाइक बेसिकली 3 + 5y/2। तो जब इसको तोड़ोगी तो 3/2 अलग प्लस 5y/2 अलग। सो बेसिकली डेल्टा टी जो डिवाइड होने गया उधर, वो इस फ्रैक्शन पे अलग आएगा, उस चीज पे अलग आएगा। ठीक है, जब अगर कोई चीज यहाँ से डिवाइड करने के लिए उधर भेजता हूँ तो अलग अलग आएगी ना, दोनों चीजों पे अलग अलग। अगर बीच पे प्लस का साइन आ रहा है या बीच में माइनस का साइन आ रहा है तो मैं तोड़ सकता हूँ, उनको अलग अलग फ्रैक्शन बना सकता हूँ। तो ये बेसिकली बस ये किया है। ठीक है, चलिए सो ये हटा देते हैं। ओके, एंड ये आपका आ गया, एंड प्लस H/डेल्टा टी। ये जो चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आप हीट लॉसेस को काउंट कर सकते हो। इसको मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। ठीक है जी, ये हम ऐसे ही रहने देते हैं। एंड नाउ लेट्स यूज आवर सेकेंड डेटा सेट, और उसको भी लेके हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो सेकेंड डेटा सेट क्या है, 1.58 और 44.9, तो ये भी डाल लेते हैं जरा। सो 44.9 और दूसरा m की वैल्यू क्या थी, 1.58 थी। तो ये हो जाएगा m की जगह 1.58 इंटू 10⁻³ ठीक है जी, यहाँ पे डाल रहा हूँ, इसी फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। इसी फॉर्मूले में मैंने पहला वाला डेटा सब्स्टिट्यूट किया और इसी फॉर्मूले में दूसरा वाला भी सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो 44.9 1.58 और c वही आएगा। डेल्टा थीटा आपका वही 6 आ रहा है, और प्लस H/डेल्टा टी। ठीक है, अब इस तरीके से हाउ आर यू गोइंग टू इग्नोर दी क्या कहते हैं हीट लॉसेस, वो इस तरीके से होगा कि आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। अब देखो हम अज्यूम क्या कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं ये जो H/डेल्टा टी आ रहा है, ये जो हीट लॉस आ रहा है पहली वाली कैलकुलेशन में, वही हीट लॉस आ रहा होगा इन द सेकेंड वाली कैलकुलेशन भी। और हकीकत भी ये काफी करीब करीब होंगे। ठीक है, मतलब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं एक चूल्हे पे रख के पानी को गर्म कर रहा हूँ और उसी चूल्हे पे रख के मैं सालन को गर्म कर रहा हूँ, तो मतलब बात ये हमारी उसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडेबल है कि जो हीट लॉसेस पानी को गर्म करते हुए आ रहे होंगे, वही हीट लॉसेस सालन को भी गर्म करते हुए आ रहे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली H/डेल्टा टी दोनों चीजों में वही चीज। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बिकम हाउ वी गोइंग टू अकाउंट फॉर हीट लॉसेस। मैं क्या करूंगा, मैं इसको सब्जेक्ट बना लूंगा। सो H/डेल्टा टी, H/डेल्टा टी will equals to क्या चीज, will equals to 44.9 एंड देन 1.58। अच्छा, इसको हम एक साथ ही भेजते हैं, -1.58 इंटू 10⁻³ देन c है, एंड देन 6 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है जी, अच्छा अब ये H/डेल्टा टी आ गया। अब मैं ये H/डेल्टा टी जो मेरे पास आया है वो मैं उठा के इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा H/डेल्टा टी की जगह, ताकि ये हीट लॉसेस हट जाए। और बाकी बात ये हो जाएगी कि हीट लॉसेस भी हमने अकाउंट कर लिए कि वो क्या आने चाहिए थे, क्या नहीं आने चाहिए थे, तो हमारे पास कोई सी में गलत वैल्यू नहीं आएगी। सो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर मैं इसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो कम्स 33.3 विल इक्वल्स टू 1.11 इंटू 10⁻³ अच्छा, फिर क्या है, फिर c है, फिर 6 है, और प्लस ये था तो प्लस 44.9 माइनस और 1.58 इंटू 10⁻³। ठीक है, और c एंड देन 6। सबको अभी तक वर्किंग समझ में आ रही है क्या किया मैंने? वर्किंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं? क्लियर है? ओके गुड, नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 6.66 इंटू 10⁻³ बन जाएगा। ठीक है, सो दिस बिकम्स 6.66 इंटू 10⁻³ एंड देन c इधर आ गया। और ये अगर हम करते हैं तो ये वाली चीज क्या बनेगी, ये वाली चीज बनेगी 9.48 इंटू 10⁻³ और ये आ गया आपका c। ठीक है जी, अच्छा जी, अब नाउ इसको उधर भेजते हैं, तो हम उधर भेज के क्या निकाल लेते हैं, उधर इसको भेजा तो ये -11.6 आ रहा है, और इधर इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आता है हमारे पास 2.82 इंटू 10⁻³
एंड ये माइनस इधर रह गया क्योंकि दोनों को इन दोनों को करा, और ये सी आपका यहाँ पे रह गया, ठीक है। एंड देन बस इवेंचुअली हमें जो है वो इस चीज को उधर डिवाइड करना है और सी की वैल्यू निकाल लेनी है। तो जब ये करोगे सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4110, 4110। और चूंकि हमें इधर जूल पर किलोग्राम पर केल्विन में बोला था, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये डेल्टा थीटा लेते हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे सेंटीग्रेड में लो चाहे केल्विन में लो, दोनों में डिफरेंस जो आएगा वो वही बात की खाली, ठीक है। तो उधर प्रॉब्लम की बात नहीं है, सेंटीग्रेड को बिलावर में केल्विन में करके फिर डेल्टा थीटा लेने की जरूरत नहीं है, डेल्टा थीटा दोनों के लिए सेम ही होगा, ठीक है। दूसरी बात ये नोटिस करो मैंने 10⁻³ इधर लगाया था इसलिए बिकॉज इधर केजी में पूछा हुआ है, ठीक है। उधर मैंने पॉइंट आउट करना भूल गया था, लेकिन इधर केजी में पूछा हुआ था इसलिए ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट किया। अगर यहाँ पे ग्राम ही होता तो फिर कन्वर्ट नहीं करता, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। सो बेसिकली आपका जो है वो ये आंसर आ गया 4110 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है। अब अगर आप ऐसे ही करते, ठीक है, जैसे आपको पता है Q इक्वल्स टू MC डेल्टा थीटा होता है, ठीक है, और आप हीट लॉसेस को अकाउंट नहीं करते तो इधर आती गलत वैल्यू। अगर आप सिर्फ एक डेटा सेट को लेके वर्किंग कर लेते तो इधर आती गलत वैल्यू, और अगर आप दूसरे वाले डेटा सेट को सिर्फ लेके कर लेते तो उससे भी गलत वैल्यू आती। तो ये जो ये यूनिफाइंग चीज है वो ये है कि आप हीट लॉस को क्या कर लेते हो, यू अज्यूम दिस हीट लॉस टू बी ए कांस्टेंट थिंग, और इसको इस्तेमाल करते हुए आप एक इक्वेशन को दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हो और फिर उससे आप जो है वो वर्किंग कर लेते हो, ठीक है। तो ये जो है वो नए ट्रेंड के सवाल हैं बेसिकली, ये इसमें बेसिकली ये आते हैं। अच्छा, नाउ इसमें जरा मैं एक अजम्पशन भी बताता चलूं, ठीक है जी। जो हम इस क्वेश्चन में ले रहे हैं, ठीक है, राइट नाउ ले रहे हैं, वो हम ये ले रहे हैं कि जो हीट लॉस मैं जो हूं वो पहले वाले केस के लिए कह रहा हूं जिसमें पावर सिर्फ 33.3 वॉट्स थी, वही हीट लॉस हो रहा है फॉर द 44.9 वाला केस, ठीक है। ये अजम्पशन हुई, हकीकत में ये होता है कि जितनी जो चीज गर्म होती है ना उतनी जल्दी वो हीट एनर्जी लूज करती है, ठीक है। दैट इज ये प्रॉपर्टी है, जो इतनी जो चीज गर्म होगी वो इतनी जल्दी हीट एनर्जी लूज करेगी, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में अजम्पशन है, प्रिटी वैलिड काइंड ऑफ, मतलब काफी क्लोज ही आएंगे आंसर्स फिर भी अगर कोई आपसे पूछ ले कि इसमें अजम्पशन क्या है तो आपको पता होना चाहिए। आप जो ये हीट लॉस जो ले रहे हो, यू टेकिंग द हीट लॉस टू बी कांस्टेंट, ठीक है, हीट लॉस इज टेकन टू बी कांस्टेंट। लेकिन ये दिमाग में रखिएगा कि कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा दोनों के सिनेरियोज में, कुछ ना कुछ हीट लॉस में डिफरेंस होगा, लाजमी होगा, ठीक है। सो दिस इज द अजम्पशन दैट यू आर टेकिंग। अच्छा, ये नेक्स्ट पार्ट मैं नहीं करवा रहा क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट्स का है, तो उसमें हमें भाई नहीं पढ़ रहे, काफी आसान में ऑल्टरनेटिंग करंट्स हम तो क्या आ चुके हैं, टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, मुझे सब बताओ, सवाल क्लियर? नाउ योर रीसेंट ट्रेंड इज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको हीट लॉस बेसिकली लेना होता है, हीट लॉस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप अपनी सी की वैल्यू एक्यूरेट दे देते हो, जो हीट लॉसेस का काउंट करने के बाद आती है चीज। सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके, सो एक ही बच्चे का जवाब आया है। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो स्टेट व्हाट इज मेंट बाय स्पेसिफिक लेटेंट हीट, ठीक है, वो कहानी हम बाद में देखेंगे। अ स्टूडेंट डिटरमिन्स द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड यूजिंग द अपैरेटस इलस्ट्रेटेड इन फिगर 3.1। अच्छा, अपैरेटस क्या है? अपैरेटस ये है कि एक हीटर जो है वो पानी में डाला हुआ है, ठीक है जी, और वोल्ट मीटर लगाया हुआ है और एम मीटर लगाया हुआ है, ठीक है। सो ये कहानी इसने जरा करी है ताकि एम मीटर से करंट और वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर कर सके, ठीक है। और बेसिकली हमें रीडिंग भी इधर दी गई, नेक्स्ट में दो रीडिंग्स दी है वोल्ट मीटर एम मीटर की। अच्छा, अब ये बोल रहा है द हीटर इज स्विच्ड ऑन व्हेन द लिक्विड इज बॉइलिंग एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है जी। सो पहले तो ये समझो कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो ये मेजर कर रहा है उसके लिए पहले तो उसको बॉइलिंग में पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। जब बॉइलिंग पे पानी पहुंच गया, यानी फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी पहुंच गया है, तब वो जाके ऑब्वियसली लेटेंट हीट में टेम्परेचर चेंज नहीं करता, वो वही रहता है, उसी में वो हीट एनर्जी गेन करता करता वहां से पानी बॉयल होता जाएगा अनटिल एंड अनलेस ऑल ऑफ द वाटर हैज बॉइल्ड, ठीक है। तो व्हेन द लिक्विड इज बॉइलिंग एट अ कांस्टेंट रेट, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, भाई आपको कैसे पता ये बॉइलिंग कर रहा है एट अ कांस्टेंट रेट? तो वो आपको इस तरीके से पता चल रहा है क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट को रखा हुआ है एक मेजरिंग बैलेंस पे, एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे, जो आपको मास की रीडिंग दे रहा है, आपको मास की रीडिंग दे रहा है। तो ये कैसे पता चल रहा है हमें कि ये कांस्टेंट रेट पे लूज कर रहा है? बिकॉज मास की जो रीडिंग होगी वो कांस्टेंट रेट पे डिक्रीज कर रही होगी, तभी तो पता चल रहा है। मतलब कांस्टेंट रेट से अगर पानी उड़ रहा है तो इधर हमें मास कांस्टेंट रेट से डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज हाउ यू आर आइडेंटिफाइंग दिस। तो मैं इधर लिख रहा हूं, ये जरा रिवीजन करते हुए अच्छी बात है, क्लियर हो जाएंगी चीजें। सो इंडिकेटेड बाय मास रीडिंग
डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है जी, एट ए कांस्टेंट रेट। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या रहता है, द हीटर स्विच्ड ऑन, द बैलेंस रीडिंग इज नोटेड एट 2 मिनट इंटरवल्स, आफ्टर 10 minutes द करंट इन द हीटर इज रिड्यूस्ड एंड द बैलेंस रीडिंग्स आर टेकन फॉर अ फर्दर 12 minutes, ठीक है जी। सो हीटर को स्विच ऑन करते हैं, बैलेंस की रीडिंग लेते हैं 2-2 मिनट के इंटरवल से, और फिर 10 मिनट बाद करंट जो है वो कम करते हैं और फिर बैलेंस की रीडिंग लेते हैं 12 मिनट और, ठीक है। तो आपको जरा ये इधर बताई हुई है, फ्रॉम टाइम 0 to 10 minutes एम मीटर की रीडिंग ये थी, वोल्ट मीटर की रीडिंग ये थी, और टाइम 10 मिनट्स के बाद जो आपने 10 से 12 मिनट और करे हैं, उसमें 1.0 थी और ये 190 आपकी वोल्ट मीटर रीडिंग थी, ठीक है। अच्छा, आपको दिया हुआ है द वेरिएशन विद टाइम ऑफ द बैलेंस रीडिंग इज शोन इन फिगर 3.3। तो आपको यहां दिख रहा है कि बैलेंस रीडिंग का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनता है, सही है जी। अच्छा, नाउ फ्रॉम टाइम 0 to time 10 minutes, the mass of liquid evaporated is 56 grams. Use figure 3.3 to determine the mass of liquid evaporated from 12 minutes to time 22 minutes. ठीक है जी। तो आपसे पूछ रहे हैं भाई 12 मिनट से 22 मिनट्स कितना मास इवेपोरेट हुआ, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ग्राफ में से रीड ऑफ ही करना है, मतलब सबसे आसान, दुनिया का सबसे आसान एक मार्क होगा भी ये। अच्छा जी, सो 22 मिनट्स जरा यहाँ पे आएंगे, 22 मिनट्स की भी रीडिंग उठा लेते हैं हम। सो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 422 आ रहा है, आई गेस दिस शुड बी ए 422, 424, 426, 430 और फिर इस तरह से करके आ जाएगा। और ये क्या आ रहा है, 382, 384, 386, 388, 390, 392। तो हमारे पास ये रीडिंग आ रही है ग्राम्स में, 422 से 392 तक ये जो है वो जरा डिक्रीज किया है। तो हम जरा इधर जो है वो लिख देते हैं, दिस इज कहां से कहां तक था, सॉरी, 422 minus 392, 422 minus 392, which is coming out to be 32. It is coming out to be a 32. नहीं, 32 नहीं, 30। सर मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कौन सा क्वेश्चन मेरा बच्चा, क्या समझ नहीं आया अभी तक? अभी तो मैंने कुछ समझाने ही नहीं शुरू किया, यही वाला। अच्छा एक सेकेंड दो, मैं बाहर से करता हूँ, पहले तो मुझे ये बताओ मैंने कोई वैल्यू, हाँ ये 424 है, सॉरी नीचे वाला है 420, दिस इज 424 और फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा। अच्छा, एमन हो क्या रहा है इस सवाल में, कुछ भी मुश्किल नहीं है, अभी तो कुछ भी हमने ऐसा कुछ करा ही नहीं है जो कुछ कहानी होगी। बेसिकली देखो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने वो मेजर करना चाह रहे हैं एक लिक्विड का स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, यानी स्मॉल एलवी मेजर करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब तरीका क्या होगा, उसका तरीका दोबारा से उसका यही होगा कि आप हीट एनर्जी जो सप्लाई कर रहे हैं वो आप देख लेंगे, ठीक है जी, और वो आपको पता है वो क्या होती है, वो ऑब्जेक्ट की कैपिटल एलवी होगी, यानी उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी, ठीक है। और कैपिटल एलवी को स्मॉल एलवी में कैसे कन्वर्ट किया करते हैं, स्मॉल एलवी इनटू मास होगा, राइट। ये हमने डिस्कस किया था, कैपिटल एलवी इज बेसिकली स्मॉल एलवी इनटू मास। तो ये एलवी क्या है, ये एलवी बेसिकली आपकी हीट एनर्जी होती है, तो ये बेसिकली आप जो हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो वो क्यू इधर आ गई है, ठीक है। तो बेसिकली ये कर रहे हैं कि हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम ये देखेंगे हम इस पानी को कितनी हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो हम पानी को कितनी हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, फिर उसके मास से उसको डिवाइड करके हम लेके हीट ऑफ वेपराइजेशन निकाल लेंगे, ठीक है। और सिमिलरली इन दिस दो रीडिंग्स क्यों दी में, दो रीडिंग इसलिए दी में ताकि अगेन आप हीट लॉसेस के लिए अकाउंट कर सको और फिर हीट लॉसेस को सब्जेक्ट बना के साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हीट लॉसेस निकाल सको इक्वेशन से, ठीक है। तो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं, अभी वो आपको बस बिल्डअप कर रहे हैं, वो आपको चीजें बता रहे हैं कि भाई हमने एक हीटर लगाया हुआ है, वोल्ट मीटर एम मीटर दिया हुआ है, आपको अगर याद हो तो पावर जो है वो कैसी दी जाती थी, इलेक्ट्रिकल पावर, दैट वाज आईवी। तो हो सकता है शायद इसके लिए दी हुई हो, या फिर हो सकता है एनर्जी कैलकुलेट करनी हो, अगर डायरेक्ट एनर्जी आ गई तो आई वी टी करंट इनटू वोल्टेज इनटू टाइम कर दोगे तो एनर्जी आ जाएगी। तो बेसिकली वोल्ट मीटर एम मीटर इसलिए दिया हुआ है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि उन्होंने सबसे पहले 10 मिनट तक, टाइम 0 से लेकर 10 मिनट तक उन्होंने क्या किया, उन्होंने हीटर स्विच ऑन कर लिया कांस्टेंट रेट पे, जब पानी बॉईल कर रहा था, ठीक है, तो उन्होंने हीटर स्विच ऑन किया, जब पानी कांस्टेंट रेट पे बॉईल करना शुरू कर दिया तब उन्होंने जो है वो रीडिंग लेना शुरू करी, ठीक है। रीडिंग किस चीज की ले रहे हैं, बैलेंस की रीडिंग ले रहे हैं, बैलेंस की रीडिंग ले रहे हैं, तो उनको पता चल रहा है कि पानी जो है वो कांस्टेंट रेट से इस तरह से उड़ रहा था विद टाइम, तो उन्होंने बस ये ग्राफ प्लॉट कर दिया और उन्होंने बाकी आपको ये बता दिया एमीटर और वोल्ट मीटर रीडिंग, ताकि अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी हो या वोल्ट या आपको पावर कैलकुलेट करनी है आप वो कर सको,
ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद किया किया जैसे हमने उस वक्त बात करी है, एक दफा नहीं करते, कंडीशंस वैरी करके और भी दूसरी दफा भी करते हैं आप मेजर चीजें, ताकि आप हीट लॉसेस को इग्नोर कर सको। ठीक है। अच्छा, तो इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने 10 मिनट के बाद, 10 मिनट जब खत्म हो गए तो उन्होंने वोल्ट मीटर एम मीटर की रीडिंग जो है वो चेंज करके दोनों में जो सर्किट में जो करंट और वोल्टेज जो जा रहा था सर्किट में वो चेंज कर दिया उन्होंने, ताकि एक डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको मिलना शुरू हो जाए, और फिर वो दोबारा से क्या ले ले, वो दोबारा से एक जो है वो ये निकाल सके कि कितना जो है वो मास इवेपोरेट कर रहा है इन अ सर्टेन टाइम। तो उन्होंने बेसिकली ये कहानी करी अभी आपके साथ। ठीक है, ये वैल्यू इस्तेमाल करके हम हीट एनर्जी सप्लाइड निकालेंगे। ठीक है, और ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमारे काम आएगी जब हमें जो है क्या कहते हैं, ये हमारे बड़े काम आएगी जब हमें ये मास ढूंढना होगा। बेसिकली देखो एल, जब आपको Q इक्वल्स टू एल वी इंटू एम करना पड़ेगा तो ये मास इधर से काम आएगा। ठीक है, सो बेसिकली इट्स लाइक दिस। अच्छा, समझ में आ गया? अब क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा, नाउ अभी उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने भाई 0 से 10 मिनट जो था वो 56 ग्राम्स था। ठीक है, 0 से 10 मिनट जो था वो 56 ग्राम्स था। तो अभी आपसे पूछा 12 से 22 मिनट्स बता दो। हमने जो है वो 12 से 22 मिनट्स मास जो आया, चेंज आया, मास जो जितना डिक्रीज किया वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो वैल्यूज हमने बता दी 32 ग्राम्स। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपसे पूछा है, एंड आई वांट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू इसके बारे में। एक्सप्लेन व्हाई ऑल्दो द पावर ऑफ द हीटर इज चेंज्ड, the rate of loss of thermal energy to the surroundings may be assumed to be constant. हम ऐसा क्यों अज्यूम कर सकते हैं कि रेट ऑफ लॉस ऑफ थर्मल एनर्जी टू द सराउंडिंग्स जो है वो कांस्टेंट होगा? क्योंकि देखो आपने पावर तो चेंज करी है, आपने करंट और वोल्टेज रीडिंग चेंज करी है। ठीक है, एक अलग आई थी, एक अलग आ रही थी, दोनों में अलग अमाउंट ऑफ पानी उड़ रहा है। सो ये जो आपने जो पावर चेंज कर दी है उससे फिर क्यों हम ये अज्यूम करें कि हीट लॉस सेम है? एमन यही सवाल है कि हीट लॉस सेम क्यों अज्यूम कर रहे हैं? Why is it safe to assume the heat loss is same? एमन ने बिल्कुल सही जवाब दिया। एमन ने क्या जवाब दिया है, लेकिन टाइम इंटरवल्स भी तो डिफरेंट हैं। देखो पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर का फॉर्मूला आईवी है। ठीक है, अगर तुम एनर्जी की बात करते हो तो चलो ठीक है, देख लेते हैं, आईवीटी भी करके देख लेते हैं। अब तुमने पहले 10 मिनट ये काम किया है ना, तुमने पहले शुरू के 12 मिनट है ये, तुम्हें दिया हुआ है 0 to 10 मिनट्स। ठीक है, अब तुम ऐसा करो, तुम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो और फिर 10 इंटू 60 से सेकेंड में कन्वर्ट करके टाइम इससे मल्टीप्लाई करो, और इसको मल्टीप्लाई करो, और ये हुआ है आफ्टर 10 मिनट्स। यानी आपने टाइम क्या लोगे इसमें, इसमें तुम टाइम लोगे, खैर मैं तुम्हें बताता हूँ, दिस इज नॉट द रीजन। ठीक है, तुम कर सकते हो, अभी हम कर भी लेंगे, हम वैसे वैल्यूज निकालेंगे, हमें करना है ये सब कुछ। तो तुम देखोगे एनर्जीज दोनों उसमें सेम नहीं है, द एनर्जी बीइंग सप्लाइड टू द लिक्विड इज नॉट द सेम। ठीक है, वो सेम नहीं है, लार्जली बिकॉज करंट और वोल्टेज ही चेंज कर दिया है। अगर मैं इसकी भी 10 मिनट लूं और इसकी भी 10 मिनट लूं ना, फिर भी एनर्जी डिफरेंट ही आएगी। ठीक है, एनर्जी इज नॉट सेम। अच्छा, ना बात क्या है, असल में बात यह है कि देखो हीट लॉस जो होता है वो हीट लॉस क्यों होता है, वो हीट लॉस इसलिए होता है क्योंकि सराउंडिंग टेम्परेचर में और जो चीज गर्म है उसके बीच में एक डिफरेंस है। ठीक है, हीट लॉस इसलिए आता है बिकॉज जो सराउंडिंग है आपकी और जो आपकी चीज जो गर्म पड़ी हुई है उसके बीच में एक टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक है। अच्छा, अभी देखो, अभी इस केस सिनेरियो में जब आप केसेस चेंज भी कर रहे हो, इस चीज का टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा। ये पानी बॉईल कर रहा था, पानी है या जो भी लिक्विड है बॉईल कर रहा था, किसी भी टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा होगा, तो क्योंकि अपनी लेटेंट हीट पे है ये, अभी ये अपनी स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर रहा है, सो इट मस्ट हैव अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब अगर इसका कांस्टेंट टेम्परेचर है तो हम ये बात कह सकते हैं फॉर श्योर कि भाई देखो, अगर इस रेट पे एनर्जी दे रहे हो या इस रेट पे एनर्जी दे रहे हो, इस चीज का तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जो सराउंडिंग और इसकी जो है सराउंडिंग और इसके बीच में जो लॉसेस होंगे वो एक कांस्टेंट चीज होगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर वही रह रहा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर वही रह रहा है। तो देयरफॉर दिस मस्ट बी द केस। उस वाले केस में मैंने क्यों बोला हीट लॉसेस आर टेकन टू बी कांस्टेंट, इसमें अजम्पशन लेनी पड़ रही है, ये लाजमी अजम्पशन लेनी पड़ रही है, क्योंकि इस केस में और इसमें क्या है, इसमें आपकी ऐसी चीज नहीं है कि आपका टेम्परेचर इज कांस्टेंट। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ठीक है जी, इसमें टेम्परेचर चेंज ही होता है।
दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन और इसमें ये अजम्पशन लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब अजम्पशन लफ्ज इस्तेमाल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें अजम्पशन ना भी बोले तो ये हकीकत बोली जा सकती है, हकीकत में ऐसी चीज हो रही होगी। क्यों? बिकॉज भाई इसका टेम्परेचर ही कांस्टेंट है। जब इसका टेम्परेचर कांस्टेंट तो इस रेट पे गर्म करो या उस रेट पे गर्म करो, सराउंडिंग को ये उसी रेट पे हीट लूज करेगी, बिकॉज सराउंडिंग और इसके बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो जो है वो उस हिसाब से हीट लॉस हो रहा होगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस दोनों का सेम ही है इन दो बोथ केसेस, तो देयरफॉर द हीट लॉस कैन बी अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। ठीक है जी, बात समझ में आई? एंड वेरी गुड एमन। ठीक है, तो इसको हम ही लिख देते हैं द टेम्परेचर डिफरेंस ठीक है शाहजेब और बाकी बच्चों को क्लियर? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड and surrounding is constant। एक दफा रिपीट। अच्छा, बेसिकली शाहजेब देखो, सपोज करो तुम्हारे पास ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ये कप पड़ा हुआ है और तुम्हारी सराउंडिंग 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब हीट लॉस क्यों होता है? हीट लॉस इसलिए होता है क्योंकि ये जो गर्म चीज है ये ठंडी चीज को गर्म करने, मतलब पानी में से हीट निकल के सराउंडिंग को गर्म करना शुरू कर देती है। This is the heat loss. This is basically why heat losses happen. They happen because of this temperature difference, because of this delta theta. अगर तुम्हारा पानी भी 100 डिग्री सेल्सियस और तुम्हारी सराउंडिंग एयर भी 100 डिग्री सेल्सियस है तो फिर हीट लॉस नहीं होगी, क्योंकि दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, राइट? अच्छा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम और लॉसेस तो ये है। अच्छा, नाउ अब देखो, कोई चीज अगर 100 डिग्री सेल्सियस की है और आपकी सराउंडिंग 25 डिग्री सेल्सियस की है, और कोई चीज 75 डिग्री सेल्सियस की है और आपकी सराउंडिंग 25 डिग्री सेल्सियस की है, तो इसमें हीट लॉस ज्यादा होगा, इसमें हीट लॉस ज्यादा होगा, और इसमें जो हीट लॉस होगा वो कम होगा। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। जो चीज जितनी ज्यादा गर्म होती है अपनी सराउंडिंग के मुकाबले में, यानी जिसका डेल्टा थीटा ज्यादा होगा, कॉन्सिक्वेंटली उसका हीट लॉस भी ज्यादा होगा, और जिसका डेल्टा थीटा छोटा होगा उसका कॉन्सिक्वेंटली हीट लॉस भी कम होगा। ठीक है, दिस इज कैप्चर्ड इन न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स हीटिंग एंड कूलिंग थिंग में। लेकिन खैर हमारा वो डिस्कशन नहीं है इस बात को, लेकिन आपने समझना लाजमी है कि जिसका जितना ज्यादा डेल्टा थीटा होगा, जितना बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, उतनी ज्यादा उसमें हीट लॉस होगी, और जिसका जितना कम होगा उसमें उतनी कम हीट लॉस होगी। ठीक है, अच्छा, तो ये तो कहानी तब की है जब टेम्परेचर डिफरेंट हो। ठीक है, अभी क्या मसला है? अभी आप मेजर कर रहे हो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अगर तो ये पानी था, ठीक है, तो अगर आपने इसको बॉइलिंग पे पहुंचा दिया है, ठीक है, यानी आपने इसको फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया है, अब चाहे आप गर्माहट इसमें इस तरीके से दे रहे हो, यानी आप हीटर को इतनी एनर्जी देके गर्म कर रहे हो और पानी जो है वो उबल रहा है, या चाहे आप इतनी एनर्जी देके जो है वो पानी को उबाल रहे हो, मसला क्या है? आपने पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा दिया। अब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा जब तक आप क्या नहीं कर देते, आप सारा का सारा पानी नहीं उड़ा देते। ठीक है, तो पानी अब अपनी कांस्टेंट वैल्यू पे पहुंच गया, कांस्टेंट टेम्परेचर पहुंच गया। अब सराउंडिंग एयर जो है वो फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेल्सियस है, तो चाहे पहला वाला केस लो या चाहे बाद वाला केस लो, दोनों के बीच में जो डेल्टा थीटा आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है, तो उसका मतलब आपका हीट लॉस भी इन बोथ केसेस विल बी कांस्टेंट। ठीक है, अब समझ में आया? ओके जी। अच्छा, नाउ डिटरमाइन अ वैल्यू फॉर द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड। तो वो कैसे निकलेगा? वो भी उसी तरीके से निकलेगा जैसे मैं भी डिस्कस किया भाई। Q या आपका जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो क्या है? वो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इनटू मास। ठीक है, तो अभी आप जो ये हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो वो बनती है, वो इस तरह से आप दे सकते हो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इनटू द मास। अच्छा, अब मसला क्या है? हीट लॉसेस भी होंगे, तो आपको ये हीट लॉस भी लेना पड़ेगा, इसमें काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये हीट लॉस ले लेते हैं इधर जरा। अच्छा, अब ये तो एक सिनेरियो हो गया, एक तरीके से हम कर सकते हैं, और फिर हम दूसरे केस में लगा के हीट लॉस कांस्टेंट अज्यूम करके हीट लॉस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले तो इसको भरना शुरू करते हैं, इस क्यू को भरना शुरू करते हैं। अच्छा, क्यू कैसे निकलेगा? आपको करंट दिया हुआ है, आपको वोल्टेज दिया हुआ है, और आपको टाइम चाहिए होगा। ठीक है, अब वो टाइम कहां से आएगा? वो टाइम इस तरीके से आएगा कि अपने 0 से 10 मिनट, यानी ये 10 मिनट का टाइम है, और 0 से 10 मिनट आपको मास जो इवेपोरेट हुआ वो भी दिया हुआ है। ठीक है जी, तो कोई मसले की कहानी नहीं है। बाकी इधर देखो, इधर आपसे जूल पर ग्राम में ही मांगा हुआ है, तो मैं इस क्वेश्चन में ग्राम्स को कन्वर्ट नहीं करूंगा, मैं इसमें ग्राम्स भी रहने दूंगा।
ठीक है। अच्छा, नाउ क्यू कैसे देंगे हम? क्यू देंगे हम करंट इनटू वोल्टेज इनटू टाइम से, देन स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, देन इनटू मास और प्लस एच हम कहेंगे ये कांस्टेंट चीज है, तो बात की भी चीज। अच्छा, नाउ आईवीटी, आई क्या है 1.2, वोल्टेज 230 है, सो 1.2 वोल्टेज आपका 230 है, और टाइम आपने कितना लिया है इस पहले वाले के लिए? आपने 0 to 10 मिनट्स लिया। अच्छा, तो आपने यानी तकरीबन 10 मिनट और 10 को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, अब ये एलवी निकाल रहे हैं, सो एलवी को वैसा का वैसा लेना है। मास कितना एवेपोरेट हुआ इस दौरान? इस दौरान मास एवेपोरेट हुआ है 56 ग्राम्स, सो 56 ग्राम्स को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ये 56 ग्राम्स, और ये प्लस एच कर लेते हैं। और एक काम करते हैं, हम इसी इक्वेशन में एच को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो 1.2, अच्छा किसी पास कैलकुलेटर है? आई डोंट हैव माय कैलकुलेटर टुडे। ये अगर ये कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करके दे दे मुझे जल्दी से दिस वन 165600, 165600, ये जरा चेक कर लें, 1655 या 56 है? 56 है, ठीक है जी, ये आ गया। और ये 56 एलवी को भी जरा इधर भेज देते हैं, तो 56 एलवी माइनस में आ गया इधर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, हीट लॉसेस अलग थे, ठीक है। तो हीट लॉसेस अलग, यानी ये चीज आ गई हीट लॉसेस। अच्छा, नाउ दूसरी जगह भी लगा लेते हैं। दूसरी जगह कैसे लगाएंगे? वही आईवीटी एलवी इंटू एम और प्लस एच। आईवीटी दूसरी केस की क्या है? 1.0 इंटू 190, तो 1.0 एंड देन 190। अच्छा, फिर टाइम लेना है, तो टाइम हमसे क्या बोला था? हमें बोला था 12 से 22 मिनट हमने किया, 12 से 22 मिनट, यानी ये भी 10 मिनट हो गए, ठीक है, और 10 मिनट हमने किया ये, तो 10 इंटू 60 कर लेते हैं। अच्छा, इस दौरान वही होगी स्पेसिफिक लेटेंट वेपराइजेशन। मास क्या लेंगे हम? मास हमने निकाला था 32 ग्राम्स इवेपोरेट हुआ सिर्फ, तो इंटू 32 ये हो गया, और प्लस एच आपका आ गया ऐसी के ऐसे, प्लस एच। अच्छा, ना अगर आपका ये प्लस एच आ गया, अब इधर जो है ये प्लस एच उठाकर इधर रख देते हैं। थैंक यू एमन। सो ये उठाकर इधर रख देते हैं। सो दिस वर्क्स आउट टू बी, एमन ने वैल्यू दी है 11400, 11400, दैट्स 4000, ठीक है जी। और फिर 32 LV और एच की जगह रख देते हैं, सो दिस बिकम्स 165600 एंड देन माइनस 56 LV, ठीक है जी। आज नाउ लेट्स सेंड दैट ओवर देयर, 165600, और इसको सब्ट्रैक्ट करो, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को। आई हैव, मुझे कैलकुलेटर लेके आना पड़ेगा वरना बहुत देर हो जाएगी ये सब करते करते। 50 माइनस 51,600, थैंक यू, माइनस 51,600, और 56 माइनस 32, 20 20 20 20 20 24, ठीक है जी। और एल वी अब आ जाएगा, सॉरी माइनस 24 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 51600 डिवाइड बाई 24, ये क्या आ रही है वैल्यू? 21500, थैंक यू ए, सॉरी 2150, थैंक यू एमन, ठीक है जी। और चेक भी कर लेते हैं, 3 सिग्निफिकेंट तक देना है, 3 सिग्निफिकेंट दे देते हैं, 2 सिग्निफिकेंट है, तो ऐसा करते हैं, इसको हम 2150 नहीं देते, हम इसको 2 सिग्निफिकेंट दे देते हैं, 2200 दे देते हैं, 2200, ठीक है जी। ये हमारा आ गया आंसर, इसको जरा मैं ऊपर लिख लेता हूँ, 2150 थी असल वैल्यू। तो ये हमारा आ गया, सेम मेथड एच को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, ठीक है। अच्छा, अब आपसे पूछते हैं कैलकुलेट द रेट एट विच थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर टू द सराउंडिंग्स। तो रेट पूछ रहे हैं जिस पे आपकी हीट लॉस्ट हो रही है। तो रेट ऑफ एनर्जी क्या था? रेट ऑफ एनर्जी सबसे पहले तो ये आपसे पावर मांग रहे हैं, ठीक है जी। और पावर कौन सी मांग रहे हैं? आपसे मांग रहे हैं जो हीट लॉस्ट आपकी हो रही थी, यानी आपकी एनर्जी जो लूज हो रही थी, डिवाइड बाय द टाइम, ठीक है। तो हम जरा ये कर लेते हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं है। एच का आपको एक फॉर्मूला पता ही है, एलवी की वैल्यू बच गई, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करके जरा एच निकाल लेते हैं, ठीक है जी। सो एच हमारा क्या आ रहा है? एच आ रहा है 165,600 माइनस 56, और एलवी की मैं ये वाली वैल्यू लूंगा 2150, विच वाज मच मोर एक्यूरेट। और इसको जरा हम करके आंसर कैलकुलेट करते हैं। दिस विल वर्क आउट टू बी, मेरे पास 45,200, ये इतने जूल आ रहे हैं एच के, ठीक है। अब ये कितने टाइम पे हो रहा था? पहला वाला केस सिनेरियो का आया आंसर, ये कितने टाइम पे हो रहा था? ये हो रहा था 10 इंटू 60, और 10 मिनट्स के लिए हो रहा था, तो 10 इंटू 60 इसका टाइम होगा। तो अब अगर हमें पावर निकालनी है, सो 45200 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 60, एंड देन यू कैन गिव द वैल्यू फॉर द पावर।
ठीक है जी। सो पावर की वैल्यू आई बिलीव 75.333 एंड टू सिग्निफिकेंट आप जाएगा आपके पास 75 वॉट्स। ठीक है, और कंफर्म भी हो गया, आपसे पावर ही पूछ रहे थे, इधर वॉट दिया हुआ है, रेट ऑफ एनर्जी हमेशा पावर होती है। एनी प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन किसी को भी? क्लियर हो गया? नो प्रॉब्लम। थैंक यू एमन फॉर स्टडी। डिफाइन स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मैं सब क्यों इग्नोर करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था टाइम वेस्ट है, आप लोगों को वैसे भी समझ में आ जाएंगी ये चीजें, ये आगे हमने पहले ही करी में, बस डेफिनेशन लिख के आनी हो तो कुछ नहीं। A student sets up apparatus shown in figure 3.1 in order to investigate the melting of ice. मेल्टिंग ऑफ आइस है, प्योर मेल्टिंग आइस है, आपने हीटर इसमें सबमर्ज किया हुआ है, बीकर है, पानी आप नीचे जमा कर रहे हो, वोल्ट मीटर एम मीटर, वही क्वेश्चन है, पानी को आइस को गर्म किया जा रहा है, और इस दफा क्या गर्म कर रहे हो, क्यों गर्म कर रहे हो, क्योंकि आप जो है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालना चाह रहे हो, तो आप आइस से पानी बना रहे हो, यू आर मेकिंग आइस से पानी, ताकि आप इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकाल सको पानी की। ठीक है जी। अच्छा, नाउ द हीटर इज स्विच्ड ऑन व्हेन द प्योर आइस इज मेल्टिंग एट अ कांस्टेंट रेट दैट आर शोन इन फिगर 3.2 आर कलेक्टेड। सो इसमें एक सवाल था जो मुझसे इधर रह गया स्क्रीनशॉट में, कि हाउ डू यू नो द आइस इज मेल्टिंग एट अ कांस्टेंट रेट? तो कौन जवाब देगा इसका? इस सेटअप में कैसे पता चलेगा कि आइस जो है वो कांस्टेंट रेट पे क्या कहते हैं गिर रही है? हाउ डू वी नो दैट द आइस इज मेल्टिंग एट अ कांस्टेंट रेट? क्योंकि देखो इसमें कोई मास बैलेंस नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस नहीं है। अच्छा शाहजेब, दैट इज अ गुड थिंग, लेकिन अगर वो होता तब यहाँ पे हमारे पास मास बैलेंस होता ना, अगर मैंने मास बैलेंस रखा हुआ था तो फिर होता। हाउ, अगर ऐसी अंदाजा लगाना तो ऐसी अंदाजा कैसे लगाओगे? नहीं नहीं, वो आंसर नहीं है, क्योंकि देखो इधर इधर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस नहीं है। वॉल्यूम, वॉल्यूम वजह हमें मेजर करना पड़ेगा, कोई और आसान तरीका, कोई ऐसी विजुअली, विजुअल ड्रॉप से कैसे है इवन? ड्रॉप, ड्रॉप्स विल फॉल एट अ कांस्टेंट रेट, वेरी गुड। सो जो आपका तरीका होगा वो ये होगा, ड्रॉप्स आर फॉलिंग एट अ कांस्टेंट रेट, ड्रॉप्स आर फॉलिंग एट अ कांस्टेंट रेट। ठीक है, वॉल्यूम से भी किया जा सकता है, यू आर नॉट रॉन्ग, नोन ऑफ यू वर रॉन्ग, मास वाला भी सही था शायद तुम्हारा पॉइंट, लेकिन प्रॉब्लम ये था ना इसमें मास बैलेंस है, और ना ही ये लाइक वॉल्यूम वाला भी प्रॉब्ली बीकर पे होती है ये रीडिंग्स, तो ये करा जा सकता था, लेकिन बीकर में जो रीडिंग्स होती है ना वो काफी बड़ी होती है, ड्रॉप प्रॉब्ली लाइक इट लाइक 0.1 मिलीलीटर और समथिंग, तो वो खास कोई इधर फर्क नहीं पड़ रहा होगा। तो इसके ये तीन है इन माय ओपिनियन, ये वाला सबसे सही है, क्योंकि मास बैलेंस इधर दिया हुआ नहीं है, वो उधर इसलिए नहीं लिख रहे, और वॉल्यूम भी जरा इसमें मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक ड्रॉप मिलीलीटर से बढ़ा रहा होता है पानी को, तो लाइक वो उधर बीकर में नजर नहीं आने वाला सही तरह। ठीक है, सो ड्रॉप्स आर फॉलिंग एट ए कांस्टेंट रेट। ठीक है, दिस इज द मोस्ट विजुअल एंड आसान तरीका, ऑल्दो वेरी इनएक्यूरेट, लेकिन इस सवाल में हमारे लिए ये काफी है। अच्छा, अब आ जाते हैं, आपको रीडिंग दी है वोल्ट मीटर की, एम मीटर की, इनिशियल मास ऑफ बीकर प्लस वाटर, फाइनल मास ऑफ बीकर प्लस वाटर, और टाइम ऑफ कलेक्शन, यानी 5 मिनट में ये सब कहानी हुई है। 5 मिनट में ये दो चीजें थी, वोल्ट मीटर एम मीटर की रीडिंग, और इतना जो है वो आपने मास, यदि उसका सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो मास आ जाएगा कितना मास आपने मेल्ट कर दिया। द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 332 जूल पर ग्राम, यानी आपको लेटेंट ऑफ फ्यूजन आपको दी गई। अच्छा, अब आ जाते हैं इस पे, यूज द डेटा इन फिगर 3.2 टू डिटरमिन द रेट एट विच thermal energy is transferred to the melting ice. So जरा ये बताओ कि ये कैसे निकालेंगे कि आइस को, सिर्फ प्योरली आइस को, हीट लॉसेस को ना लिए बगैर, सिर्फ प्योरली आइस को कैसे निकालूं कितनी एनर्जी जो है उसको ट्रांसफर हो रही है? अगर मुझे सिर्फ ये सारी जो डेटा सेट दी हुई है मुझे, वोल्ट मीटर एम मीटर, ये चीज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि यू ऑल नो कि जो आप जो हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो वो बन रही है इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में, एंड प्लस सम हीट लॉसेस, ऑब्वियसली भाई ये जो हीटर जो भी एनर्जी सप्लाई कर रहा है हीट लॉसेस भी होंगे, और कुछ इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में बन रहा है। ठीक है, अच्छा, नाउ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसको एल एफ इंटू एम से, स्मॉल एल एफ, यानी स्पेसिफिक में बना दें अगर, तो ये चीज इस तरह से दी जा सकती है, और प्लस हीट लॉसेस। अच्छा, अब देखो इसमें आपसे पूछा हुआ है स्पेसिफिकली कि आपने मेल्टिंग आइस को जो थर्मल एनर्जी ट्रांसफर करी है उसका रेट निकालना है, यानी सिर्फ मेल्टिंग आइस का निकालना है, तो दी मोस्ट, अगर आपको सिर्फ मेल्टिंग, अगर आपको सिर्फ आइस का निकालना है, यानी आपने हीट लॉसेस निगलेक्ट करने हैं, तो आपको सिर्फ ये चीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी।
ठीक है, तो इसको दिमाग में रखिए, क्वेश्चन जरूर जो है वो सही तरह से पढ़ के आइएगा। ये नहीं कि आपने जो है वो एनर्जी निकाल ली, ऐसी आईवीटी करके एनर्जी निकाल लिया और उसको जो है वो फिर टाइम से डिवाइड कर दिया ताकि आपके पास पावर आ जाए, ये कहानी नहीं होगी। यू विल हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। इसमें सिर्फ पूछ रहे हैं मेल्टिंग आइस को जो आपने एनर्जी ट्रांसफर करी है, तो आपको स्पेसिफिकली ये निकालना पड़ेगा कि मेल्टिंग आइस को कितनी एनर्जी गई, हीट लॉसेस नहीं लेने आपने। ठीक है, तो जरा ये देख लेते हैं भाई, मेल्टिंग आइस को हमने कितनी एनर्जी दी होगी, हमने उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बराबर एनर्जी दी होगी, जो स्मॉल एल एफ इंटू मास होगा। ठीक है जी। अच्छा, ना स्मॉल एल एफ क्या है, स्मॉल एल एफ आपको दिया हुआ है 332 जूल्स पर ग्राम। सो 332 जूल्स पर ग्राम है, और इनटू मास क्या है आपका, मास आपका ग्राम्स में दिया हुआ, अल्लाह लग रहा है, हाँ 185 और 121.5 दिया हुआ है ग्राम्स में। सो 185 माइनस 121.5। ठीक है, इससे आ जाएगा हमारे पास कितने ग्राम असल में कितने ग्राम है जिन जो असल में मेल्ट हुए थे, उसी पे ही लगी लेटेंट डिफ्यूजन, जो मेल्ट ही नहीं हुए हैं उसमें हम क्या लेटेंट डिफ्यूजन लगाए, तो ये आ जाएगा कितने ग्राम्स मेल्ट हुए हैं, और ये हमारी जो है वो लेटेंट डिफ्यूजन आ गई। ठीक है, कोई आंसर दे सकता है इसका क्या आ रहा है? 21082, थैंक यू शाहजेब, 21082। एंड ठीक है थैंक यू 21082 आ गया है। ठीक है अच्छा, एंड देन पावर इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, क्या आपने रेट निकालना था? ठीक है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन असल में क्या मांग रहा है। तो पावर डिवाइड बाय पावर इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। सो क्यू तो आपने निकाल लिया, क्यू बिग एल एफ होता है, सो 21082 ये आपका क्यू आ गया। टाइम क्या है आपका, टाइम था 5 मिनट, तो 5 मिनट को जरा सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे और हम अपना रेट निकाल देंगे। सो व्हाट्स द पावर कमिंग आउट टू बी 70.273। अच्छा जी, पावर आ रही है 70.273। थैंक यू एमन। सो हम इसको लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 3 सिग्निफिकेंट डी में असल में हमें, सही है, 3 सिग्निफिकेंट डी में, तो हम इसको 70.3 लिख देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं, दी थर्मल एनर्जी, इसमें यूनिट्स का मसला होगा नहीं ना शायद, इसमें मसला इसलिए होगा क्योंकि देखो लेटेंट डिफ्यूजन क्या दी हुई है, 332 जूल पर ग्राम दी हुई है, ग्राम में दी हुई है, तो ये मैंने इसलिए मास भी ग्राम्स वाला ही लिया। अगर जूल पर किलोग्राम दी हुई तो फिर मुझे इधर मुझे किलोग्राम में बदलना पड़ता लाजमी। ठीक है, बाकी टाइम का याद रखना, टाइम तो हमेशा सेकंड में ही होता है, तो चाहे जो भी चीज आ जाए सेकंड्स में ही करके देना पड़ेगा टाइम, अनलेस एंड अनटिल इट स्पेसिफाइड के जो है वो हो या ना। ठीक है, बाकी देयर इज नो प्रॉब्लम। सही है नहीं, बस ये देख लेना कि ये जो वैल्यू दी हुई है ना, ये ग्राम में दी हुई है, किलोग्राम में दी हुई है, तो उसके हिसाब से करना। अच्छा, थर्मल एनर्जी इज गेन्ड फ्रॉम दी सराउंडिंग्स। अब आपसे पूछ रहे हैं रेट निकाल दो थर्मल एनर्जी जो गेन हो रही है फ्रॉम दी सराउंडिंग्स। अब ऑब्वियसली देखो बात क्या है इसमें, असल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ये हीटर जो है वो इसको गर्म कर रहा है, आइस को गर्म कर रहा होगा। ठीक है, अब इसमें जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि देखो आइस तो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, और आपकी जो सराउंडिंग वो होगी वो 25 डिग्री सेल्सियस पे है। अब आपको पता है हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ आती है हीट, तो इस दफा हीट बाहर नहीं निकल रही है, हीट असल में बाहर से अंदर आ रही है। ठीक है, तो इसमें जो आपकी जो हीट लॉसेस हैं, जो मैं एच इसमें लिखूंगा, वो बेसिकली ये है कि जो बाहर से आपके पास वो गर्माई आ रही है जिसको आप अकाउंट नहीं कर सकते, आप तो सिर्फ हीटर की पावर कैलकुलेट कर सकते हो ना, हीटर के अलावा भी तो पावर आ रही है, वो कहां से आ रही है, वो तो बाहर से आ रही है, तो हमें वो भी अकाउंट में लेनी पड़ेगी। तो जरा हम ये देख लेते हैं कि वो कैसे हम अकाउंट में लेंगे। तो ये आपको पता है कि जो आप जो हीट एनर्जी जो भी आपको हीट एनर्जी मिल रही है, ठीक है, वॉट एवर हीट एनर्जी यू आर गेटिंग, के लेट्स से कि आपको मिलती है हीट एनर्जी फ्रॉम द हीटर। सो लेट्स से दिस इज द हीट एनर्जी जो हीटर से मिलती है, और प्लस आपको क्या मिलता है, आपको मिलती है अपनी सराउंडिंग से एनर्जी, और वो सब किस चीज में इस्तेमाल हो रहा है, वो सब इसमें इस्तेमाल हो रहा है कि आपके पानी को मेल्ट किया जा सके। ठीक है, तो मैं उसको जरा लिख रहा हूं कि ये किसके बराबर होगा, ये ऑब्वियसली इसके बराबर होगा जितनी एनर्जी आप इधर लगा रहे हो, जो आप असल में आपने निकाला, जो आइस को एनर्जी मिल रही है 21082 जूल्स आपको मिल रही है। तो मैं ऐसे लिखता हूं, मैं लिखता हूँ क्यू गेन्ड बाय आइस। ठीक है, क्यू गेन्ड बाय आइस। तो ये दोनों चीजें आपको जरा जो है वो क्या दे रही हैं, आइस की गर्माहट दे रही है। अच्छा, क्यू बाय हीटर कैसे दे सकते हो, करंट और वोल्टेज दिया हुआ है, टाइम भी दी हुई है, तो आईवीटी लगा के ढूंढ सकते हो, आईवीटी। सराउंडिंग का कैसे आएगा, सराउंडिंग को हम सराउंडिंग ले देते हैं, कैलकुलेशन उसी की करनी है, और क्यू गेन्ड बाय आइस वो हमने ऊपर निकाला हुआ है, वो आता है 21082। सो 21082,
IVT जरा प्लग इन कर देते हैं 12.8 4.605 12.8 4.6 and then 5 into 60 and एक काम करते हैं इसको उधर सब्ट्रैक्शन में ही भेज देते हैं ताकि सीधा सराउंडिंग ही आ जाए। So 21082 minus 12.8 then 4.6 and then 5 into 60 ठीक है। I believe यही थी वैल्यूज 4.6 12.8 and 5 into 60 ठीक है। तो सराउंडिंग से जो हीट मिल रही है वो क्या आ रही है हमारे पास 3418 थैंक यू एमन। सो हमारे पास ये आती है 3418 जूल्स, यानी सराउंडिंग से आपने 5 मिनट में 3400 जूल गेन कर लिए हैं। ये निगलेक्ट करने के काबिल नहीं है, ये बहुत बड़ी अमाउंट है जो आप ओ लेवल्स में या केमिस्ट्री में आप निगलेक्ट कर देते हो, जो आपको निगलेक्ट नहीं करनी चाहिए ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा चीज है जो फिजिक्स में आपको सिखाई जा रही है, निगलेक्ट करने की चीजें नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। अब देखो हमें इसका रेट निकालना है, तो ये जो एनर्जी आई है इसको टाइम से डिवाइड कर दोगे पावर आ जाएगी, तो हम यही कर लेते हैं पावर इक्वल्स टू Q अपॉन T। सो बेसिकली 3418 डिवाइडेड बाय आपका 5 into 60 एंड यू विल गेट योर रेट ऑफ मेरे ख्याल से 11.4 आता है इस तरह, इसको अगर करोगे 11.39 11.4 तो आपका रेट आ गया 11.4। एनी प्रॉब्लम्स? क्लियर हो गया ये भी? तो ये आपका ये थर्ड क्वेश्चन था जो मुझे नया ट्रेंड आपको सिखाना था। बाकी ये आपका समझो टेम्परेचर पूरा फुली खत्म ठीक है। टेम्परेचर जो चैप्टर मैंने छोड़ा था उधर से डिस्कस करने का वो मैंने आज पूरा खत्म कर दिया। और ये थर्मोडायनेमिक्स भी समझो कि अच्छा खासा जो है वो इसमें चीज जो है वो डिस्कस हो गई है। बाकी थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आइडियल गैसेस से लिंक में होगी after we study this thing. Any problems with this question? Any problems with these 3 new kinds of question जो अब आते हैं कोर्स में? क्लियर है सबको कहानी? ठीक है। और अब भी अंदेशा यही है कि अगर आपके कोर्स में अगर आपके पेपर में आ जाता है टेम्परेचर का सवाल या टेम्परेचर का सवाल आ जाता है ऐसा वाला, सॉरी अगर आपके पेपर में टेम्परेचर का सवाल आ जाता है वो मोस्ट प्रोबब्ली ऐसा वाला आएगा ठीक है। और अभी हुआ भी है रिसेंटली ही एक ऐसा सवाल आया है काफी है, तो मेरे ख्याल से 2019 के पेपर्स में से है, 2019 या 2020 के पेपर्स में से, लेकिन आई बिलीव 2021 या 2022 में भी एक ऐसा सवाल आया है, दोबारा रिपीट हुआ है ठीक है। तो ये अब आपका नया ट्रेंड है जो आपको पूछा जाता है, जो आपसे आपको एक्सपेक्टेड है कि आपको पता होना चाहिए।